Hi everyone, I am Shivani. Welcome back to the channel. This is our third video in the genetic series. If you have not seen the first one yet, make sure to check it out. तो सबसे पहले हम बात करते हैं रीडिस्कवरीज ऑफ मेंडल। मेंडल की डिस्कवरीज को रीडिस्कवर किया गया था तीन साइंटिस्ट ने। उन्होंने इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवरी ये की थी, अलग अलग इंडिपेंडेंटली इन्होंने मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया था इन 1900 में। तो फर्स्ट थे हुगो डी वेरिस, सेकंड इज कार्ल कॉरेंस एंड एरिश वॉन टेस्मार्क। इन्होंने मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया था। देन इसके बाद हम बात करते हैं 1902 सटन एंड वॉवरी ने जो है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को दिया था। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो होती है ये मेंडल के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस से ही सिमिलरली होती है। नेक्स्ट हम इसको डिस्कस करेंगे कि क्या होती है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये जो थ्योरी थी इसका एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन या एक्सपेरिमेंटली प्रूफ इसे किया था टी.एच. मॉर्गन ने, और उन्होंने फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मिलेनोगेस्टर पे ये एक्सपेरिमेंट किया था। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब है, इसमें हमें ये कंक्लूजन देखने को मिलता है कि क्रोमोसोम जो होते हैं ड्यूरिंग द सेल डिवीजन वो सेम बिहेवियर शो करते हैं जैसे कि मेंडल के फैक्टर शो करते हैं। जब बैटसन एंड पुन्नेट ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था तो माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई थी। तो इन्होंने सेल को माइक्रोस्कोप में जब देखा तो इन्होंने देखा कि क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेल डिवीजन में पेयर में हमें देखने को मिलते हैं, और सेम ऐसा ही मेंडल ने भी कहा था कि फैक्टर जो होते हैं पेयर में प्रेजेंट होते हैं। सेकंड, ये जो मेंडल के फैक्टर्स थे और जो क्रोमोसोम थे वो सेम ही बिहेवियर शो करते थे, क्योंकि ये क्रोमोसोम के ऊपर ही ये फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं फैक्टर को आगे चलकर जो है वो जीन कहा जाता है। तो ये इसलिए सेम बिहेवियर शो करते हैं क्योंकि इन्हीं क्रोमोसोम के ऊपर ये फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो कहता है जैसा क्रोमोसोम बिहेवियर करता है सेम बिहेवियर जो है वो फैक्टर्स का भी देखने को मिलता है। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं सटन एंड बॉवरी की जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है। फर्स्ट इन्होंने कहा था क्रोमोसोम जो होते हैं पेयर में प्रेजेंट होते हैं। सेकंड इन्होंने कहा कि क्रोमोसोम रेप्लिकेट करते हैं सेल डिवीजन जब होती है तो सेल डिवीजन में हमें दो कॉपीज इनकी देखने को मिलती है, इस तरह से रेप्लिकेशन इनमें होती है। क्रोमोसोम सेग्रीगेट होते हैं एनाफेज में, और एनाफेज जब होती है तो ये क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। गैमीट हैव ओनली वन कॉपी ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम, और जब गैमीट फॉर्मेशन होती है तो ये क्रोमोसोम की भी एक कॉपी ही हमें देखने को मिलती है। मतलब कि इस तरह से ये क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, और जब इनमें गैमीट फॉर्मेशन होती है तो एक ही कॉपी हमें देखने को मिलती है। सेम अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट मेंडल की, तो मेंडल ने भी कहा था फैक्टर जो होते हैं वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं। फैक्टर रेप्लिकेट करते हैं सेल डिवीजन के दौरान, तो सेल डिवीजन के दौरान जो है ये रेप्लिकेट करते हैं, इस तरह से इन्होंने रेप्लिकेशन के बारे में बताया था। फैक्टर सेग्रीगेट करते हैं एनाफेज में, और एनाफेज में ये सेग्रीगेट करते हैं, ऐसा सेम मेंडल ने भी कहा था। गैमीट्स ओनली हैव वन कॉपी ऑफ पेयर ऑफ फैक्टर। गैमीट फॉर्मेशन के दौरान जब गैमीट बनते हैं इस तरह से ये पेरेंट है, और इनसे जब गैमीट फॉर्मेशन होता है तो एक ही कॉपी जो है वो फैक्टर की हमें देखने को मिलती है गैमीट फॉर्मेशन के दौरान। तो सेम चीज जो सटन एंड वॉवरी ने क्रोमोसोम के बारे में बताई थी वो सेम चीज जो है वो मेंडल ने फैक्टर्स के बारे में बताया था। इस टाइम पे माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई थी, तो इन्होंने जब सेल को देखा था तो सेल में इन्होंने क्रोमोसोम को देखा था। तो क्रोमोसोम में जो इन्होंने कैरेक्टर देखे थे सेम कैरेक्टर जो है मेंडल ने भी बताए थे। तो इनका ये कहना था कि ये जो फैक्टर्स होते हैं ये इन्हीं क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से जैसा क्रोमोसोम अपना बिहेवियर शो करता है सेम हमें फैक्टर का भी देखने को मिलता है, या जीन का भी सेम बिहेवियर देखने को मिलता है, क्योंकि ये फैक्टर जो होते हैं वो क्रोमोसोम के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं। हम डिस्कस करते हैं लिंकेज, एंड लिंकेज जो है वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन है। टर्म लिंकेज दिया है टी.एच. मॉर्गन ने। एक्सपेरिमेंटली प्रूफ लिंकेज को किया है टी.एच. मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मिलेनोगेस्टर में, जिसे फ्रूट फ्लाई कहा जाता है। लिंकेज का मतलब होता है जो जीन क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं वेरी क्लोज होंगे वो एक दूसरे के साथ, तो उन्हें हम लिंक्ड जीन कहते हैं, और कोलेक्टिवली इस इनहेरिटेंस को हम लिंकेज कहते हैं। मतलब कि क्रोमोसोम में जो जीन्स प्रेजेंट होंगे वो जीन बहुत क्लोज अगर एक दूसरे के साथ हैं तो उसे कहा जाता है लिंकेज। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिनेटिक जीन। सिनेटिक जीन का मतलब होता है ऑल जीन विच आर प्रेजेंट ऑन वन क्रोमोसोम या सेम क्रोमोसोम। जितने भी जीन जो हैं वो एक क्रोमोसोम के ऊपर, मान लो इस क्रोमोसोम के ऊपर बहुत सारे जीन प्रेजेंट हैं, इस तरह से ए जीन है, बी जीन है,
सी जीन है एंड डी जीन है। बहुत सारे जीन जो हैं वो इस क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है, तो इन सभी जीन्स को हम कहेंगे सिनेटिक जीन। लेकिन अगर ए की बात करें तो ए बी के साथ लिंक जीन है, इसे हम लिंक जीन कहेंगे। बी सी के साथ लिंक है, इसे भी हम लिंक जीन कहेंगे। सी डी के साथ लिंक है तो लिंक जीन भी कहेंगे, मतलब कि इन्हें हम लिंक जीन भी कह सकते हैं। लेकिन ए जो है वो डी से बहुत दूर है, तो ए डी से लिंक नहीं है। इसका मतलब ये है कि ऑल जितने भी सिनेटिक जीन हैं उन सभी को हम लिंक जीन नहीं कह सकते हैं। जितने भी लिंक्ड जीन हैं उन सभी को हम सिनेटिक जीन कह सकते हैं। ऑल लिंक्ड जीन आर सिनेटिक जीन बट ऑल सिनेटिक जीन आर नॉट लिंक्ड जीन। इस तरह से भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिंकेज की। तो लिंकेज का मतलब होता है जीन्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। इस तरह से अगर ये बहुत क्लोज होंगे एक दूसरे से तो उन्हें हम लिंकेज कहते हैं। लिंकेज जो है वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का ही एक्सेप्शन केस है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमने वैसे डिस्कस किया है, लेकिन अगर हम इसे देखें, फर्स्ट जीन मतलब कि जीन्स जो होते हैं एक दूसरे से बहुत दूर हों क्रोमोसोम में, इस तरह से अगर दूर होते हैं तब भी हम उन्हें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब है ये ए जीन जो है वो क्रॉसिंग में इस बी के साथ भी जा सकता है और इस स्मॉल बी के साथ भी जा सकता है। तो ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट है, ये किसी के साथ भी जा सकता है, कैपिटल बी के साथ भी जा सकता है और स्मॉल बी के साथ भी जा सकता है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है इसे कहा जाता है। जीन प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम भी हो सकता है। जीन अगर अलग अलग क्रोमोसोम पे भी प्रेजेंट होता है तो इनमें भी हमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखने को मिलती है। ये जीन जो है ए जो है वो बी के साथ भी जा सकता है और स्मॉल बी के साथ भी इंडिपेंडेंटली है, ये किसी के साथ भी ये जा सकता है, उसे कहा जाता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो हमें सेम क्रोमोसोम पे अगर जीन प्रेजेंट हो तब भी देखने को मिलता है और डिफरेंट क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट हो जीन तब भी हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है इस तरह से हमें देखने को मिलता है। G1 फेज में जो है ये प्रेजेंट है। एक क्रोमोसोम पे हमें देखने को मिल रहा है कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, दूसरे पे हमें स्मॉल ए स्मॉल बी देखने को मिल रहा है। इन जीन के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है, तो मतलब कि ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो सकते हैं। ये कैपिटल ए जो है वो कैपिटल बी के साथ भी जा सकता है और स्मॉल बी के साथ भी जा सकता है, उसे हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। G1 फेज में जो है ये खुद को प्रिपेयर करता है ताकि ये रेप्लिकेट हो सके, और एस फेज में ये रेप्लिकेशन जो है इसमें हमें देखने को मिलती है। इसी तरह से सेम कॉपी इसकी बनती है, कैपिटल ए की कैपिटल ए की और कैपिटल बी की कैपिटल बी की। इसी तरह से सेम स्मॉल बी स्मॉल ए की भी कॉपी बनती है S1 फेज में। इनकी रेप्लिकेशन हो जाती है, देन इसके बाद हमें देखने को मिलता है क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर जो हमें देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर जो है वो कैपिटल ए और स्मॉल ए के बीच में देखने को मिल रहा है। क्रॉसिंग ओवर हमें नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में देखने को मिलता है, और कैपिटल ए कैपिटल बी जो क्रोमेटिड पे प्रेजेंट है ये दूर दूर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए क्रॉसिंग ओवर सिर्फ और सिर्फ कैपिटल ए और स्मॉल ए के बीच में ही होता है। ये स्मॉल ए जो है वो इस तरफ क्रॉसिंग ओवर करेगा और कैपिटल ए दूसरी तरफ क्रॉसिंग ओवर करेगा। देन इसके बाद एनाफेज होती है। एनाफेज में ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये सेग्रीगेट हो जाते हैं, इस तरह से ये सेग्रीगेट अलग अलग हो जाते हैं एनाफेज में। तो यहाँ हमें देखने को मिलता है कैपिटल ए कैपिटल बी, सेकंड में हमें देखने को मिलता है स्मॉल ए कैपिटल बी, थर्ड में हमें देखने को मिलता है कैपिटल ए स्मॉल बी, एंड लास्ट हमें देखने को मिलता है स्मॉल ए स्मॉल बी। तो अगर हम बात करें पेरेंटल टाइप की, तो इसमें कैपिटल ए कैपिटल बी जो है वो पेरेंटल की तरह है, एंड स्मॉल ए स्मॉल बी भी पेरेंटल टाइप है। लेकिन इसमें दो जो हैं वो नॉन पेरेंटल भी देखने को मिलते हैं, जिसमें कि जिन्हें नॉन पेरेंटल जिन्हें कहा जाता है वो रिकम्बिनेंट्स इसमें फॉर्म्ड हुए हैं। इसमें जो रिकम्बिनेंट फॉर्म्ड हुए हैं, पेरेंटल टाइप भी इसमें 50% जो है वो पेरेंटल टाइप हैं, पेरेंटल टाइप भी हमें इसमें 50% देखने को मिल रहे हैं, और नॉन पेरेंटल टाइप भी इसमें हमें 50% ही देखने को मिल रहे हैं। तो क्रॉसिंग ओवर अगर होती है तो 50% मैक्सिमम रिकम्बिनेंट ही बनते हैं, इससे ज़्यादा रिकम्बिनेंट नहीं बनते हैं, क्योंकि नेचर भी जो है वो ज़्यादा वेरिएशन को एक्सेप्ट नहीं करता है। मैक्सिमम जो हमें देखने को मिलता है 50% ही क्रॉसिंग ओवर होता है। तो अगर हम गैमीट की बात करें, पेरेंटल टाइप का मतलब है नॉन रिकम्बिनेंट्स, मतलब इनमें क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई है। नॉन रिकम्बिनेंट हमें देखने को मिलते हैं जिन्हें हम पेरेंटल टाइप कहते हैं, और नॉन
नॉन पेरेंटल जो होते हैं उनमें क्रॉसिंग ओवर हुई है, दैट इज रिकम्बिनेंट जो बने हैं उन्हें हम नॉन पेरेंटल कहते हैं। इसी तरह से सेम अगर हम बात करें लिंकेज की, तो लिंकेज हमें तभी देखने को मिलती है अगर ये जीन जो है वो क्लोज, एक दूसरे से क्लोज हों, लिंक्ड अगर ये एक दूसरे के साथ में होंगे तभी हमें इनमें लिंकेज देखने को मिलती है। S1 फेज में ये इस तरह से अपनी रेप्लिकेशन करते हैं और इनकी 2-2 कॉपीज हमें देखने को मिलती है। देन इसके बाद इसकी क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलती है। तो क्योंकि यहाँ पर कैपिटल A और कैपिटल B प्रेजेंट है और यहाँ स्मॉल a स्मॉल b प्रेजेंट है, ये क्रॉसिंग ओवर के दौरान ये स्मॉल a स्मॉल b दूसरी तरफ चला जाता है और ये कैपिटल A कैपिटल B दूसरी तरफ चला जाता है। तो जो हमें कॉपीज यहाँ देखने को मिलती है, एक पे हमें कैपिटल A कैपिटल B देखने को मिलेगा, दूसरे में हमें स्मॉल a स्मॉल b देखने को मिलेगा, एंड थर्ड हमें कैपिटल A कैपिटल B, एंड नेक्स्ट इज द स्मॉल a स्मॉल b। इसमें अगर हम बात करें तो ये भी पेरेंटल टाइप है, ये भी पेरेंटल टाइप है और ये भी पेरेंटल टाइप है। तो इसमें जो टोटल ये पेरेंटल टाइप ही बनते हैं। लिंकेज में जो है न्यू रिकम्बिनेंट हमें नहीं देखने को मिलता है, तो इसमें नो क्रॉसिंग ओवर हम इसे कहते हैं। इसमें जो है वो टोटल जो है वो हमें क्या देखने को मिलता है, पेरेंटल टाइप ही देखने को मिलता है। तो 100% लिंकेज जो है वो 100% इसमें जो है वो पेरेंटल टाइप ही बनते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैक्सिमम लिंकेज की। तो मैक्सिमम लिंकेज अगर होती है, मैक्सिमम लिंकेज का मतलब है 100% अगर लिंकेज हो रही है, व्हेन जीन आर कंप्लीटली लिंक, अगर वो बहुत एक दूसरे के क्लोज हैं तभी हमें देखने को मिलती है मैक्सिमम लिंकेज। और मैक्सिमम लिंकेज अगर हुई है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ है, तो क्रॉसिंग ओवर वहाँ है मिनिमम क्रॉसिंग ओवर है, और मिनिमम क्रॉसिंग ओवर का मतलब वहाँ पे हमें 0% क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है। इस तरह से लिंकेज अगर मैक्सिमम है तो मिनिमम वहाँ क्रॉसिंग ओवर है। तो मैक्सिमम लिंकेज हमें 100% देखने को मिलती है और मिनिमम क्रॉसिंग ओवर हमें 0% देखने को मिलती है। इसी तरह से अगर हम मैक्सिमम क्रॉसिंग ओवर की बात करें तो क्रॉसिंग ओवर भी मैक्सिमम हमें 50% ही देखने को मिलता है। 50% ही न्यू रिकम्बिनेंट बनते हैं, 50 से ज़्यादा जो है वो नेचर एक्सेप्ट नहीं करता है। तो मैक्सिमम क्रॉसिंग ओवर जो है वो 50% देखने को मिलता है। एंड मिनिमम लिंकेज की अगर हम बात करें तो मिनिमम जो लिंकेज होगी, दूर दूर अगर हमें जीन्स देखने को मिलते हैं तो मिनिमम 50% जो है वो दूर हो सकते हैं, मतलब मिनिमम लिंकेज जो है वो 50% हो सकती है। डायग्राम में देखें, ये क्रोमोसोम है जिसमें A B C D E जीन हमारे पास प्रेजेंट है। अगर हमने ए जीन को सेपरेट करना है, अगर यहाँ क्रॉसिंग ओवर हम करते हैं, ए जीन में अगर हमने क्रॉसिंग ओवर करवाया है तो ए जो है वो क्रॉसिंग ओवर से सेपरेट हो सकता है, लेकिन बी सी डी ई जीन है, इन सभी के इतने ये एक दूसरे के क्लोज हैं कि इनमें लिंकेज प्रेजेंट है। तो बी सी डी जितना ज़्यादा कॉम्बिनेशन जीन का है, मतलब कि उसमें हमें लिंकेज देखने को मिलती है। सेकंड, अगर हम इसी में फिर से कट करने की कोशिश करें, अगर ए और बी के बीच में हम क्रॉसिंग ओवर करते हैं तो ए बी में क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलेगी और सी और डी में हमें लिंकेज देखने को मिले, क्योंकि ये जीन जो है वो एक दूसरे से लिंक्ड जीन होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अगर हमने क्रॉसिंग ओवर जो है इस तरह से हम यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं, ए बी सी के बीच में हमने क्रॉसिंग ओवर करवाया है, तो इसमें डी और ई जो है वो क्या ये लिंक जीन है या ए बी सी लिंक जीन है। लिंक जीन का मतलब है ज़्यादा क्लोज कौन से है, तो ए बी और सी जो है वो लिंक्ड जीन है, इसमें ये लिंक्ड जीन होंगे और डी और ई में हमें क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलेगी। क्योंकि डी जीन जो है वो ए से बहुत दूर है तो इसलिए हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, तो ये हमें क्रॉसिंग ओवर डी और ई जीन में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं लिंकेज। लिंकेज जो है वो दो तरह की हमें देखने को मिलती है। कंप्लीट लिंकेज का मतलब है फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कंप्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज का मतलब है अगर जीन जो है वो कंप्लीटली लिंक है। कंप्लीटली लिंक का मतलब होता है जीन जो है वो एक दूसरे से बहुत क्लोज अगर हैं उन्हें हम कंप्लीट लिंकेज कहेंगे। जब हमने बहुत क्लोज लिंकेज देखा था तो उसमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन बनते हैं नॉन रिकम्बिनेंट जिन्हें कहा जाता है, जो जिसमें कि क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है। तो 100% जो है वो पेरेंटल टाइप ही बने थे, बिकॉज इसमें क्रॉसिंग ओवर जो है वो नहीं देखने को मिलती है। और इसमें नॉन पेरेंटल या रिकम्बिनेंट जो वो नहीं बनते, तो 0% इसमें नॉन पेरेंटल जो है वो कंप्लीट लिंकेज में हमें देखने को मिले थे। इसका एग्जाम्पल है मेल ड्रोसोफिला, फीमेल सिल्क मॉथ या बॉम्बेक्स मोराई, इसका एग्जाम्पल। सेकेंड हम डिस्कस करते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज। और इनकम्प्लीट लिंकेज में जीन अगर इनकम्प्लीटली लिंक हो, इनकम्प्लीटली लिंक का मतलब है जीन जो है वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज नहीं है, तो उन्हें कहा जाता है इनकम्प्लीट लिंकेज। और इस केस में क्रॉसिंग ओवर फिर हमें देखने को मिलती है। अगर क्रॉसिंग ओवर होती है तो उसमें जो है वो पेरेंटल टाइप भी बनता है और नॉन पेरेंटल भी बनता है। नॉन पेरेंटल को रिकम्बिनेंट कहा जाता है। पेरेंटल टाइप इसमें हमें 50% पेरेंटल देखने को मिलता है और क्रॉसिंग ओवर रिकम्बिनेंट जो नॉन पेरेंटल बनता है वो भी हमें 50% देखने को मिलता है। क्रॉसिंग ओवर क्योंकि मैक्सिमम 50% ही होती है तो रिकम्बिनेंट जो बनेंगे वो मैक्सिमम 50% बनेंगे, और पेरेंटल टाइप जो है मिनिमम हमें 50% पेरेंटल टाइप भी देखने को
को मिलते हैं। तो इस तरह से ये लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज होती है। नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करते हैं, अगर हमारे पास फॉर्मूला है लिंक जीन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द जीन, अगर लिंकेज जो है वो हमारे पास ज़्यादा है तो जीन के बीच में डिस्टेंस जो है वो बहुत कम होगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो है ये फॉर्मूला होता है। सेकंड फॉर्मूला है क्रॉसिंग ओवर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द जीन, अगर क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा है तो जीन के बीच में भी डिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है इसके होता है। इस तरह से इस फॉर्मूले से भी हम बता सकते हैं कि क्रॉसिंग ओवर अगर ज़्यादा हुआ है तो डिस्टेंस बिटवीन द जीन ज़्यादा है, मतलब कि अगर डिस्टेंस हमारे पास जीन का ज़्यादा दिया हुआ है तो क्रॉसिंग ओवर वहाँ पर मैक्सिमम ही हमें देखने को मिलेगा, मतलब कि अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो इसका मतलब वहाँ पर लिंकेज नहीं होगी। तो ये हम एक दूसरे फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लिंक जीन। तो लिंक जीन में जो अरेंजमेंट होता है वो दो तरह के अरेंजमेंट हमें लिंक जीन में देखने को मिलते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं दैट इज सिस अरेंजमेंट। तो सिस अरेंजमेंट हम तब कहते हैं जब ये डोमिनेंट और रिसेसिव जो है वो अलग अलग हमें देखने को मिलते हैं। जो ओरिजिनल फॉर्म होती है जीन की वो सिस अरेंजमेंट हमें देखने को मिलती है, या इसे हम कपलिंग अरेंजमेंट भी कहते हैं। तो कपलिंग अरेंजमेंट या सिस अरेंजमेंट का मतलब है एक क्रोमोसोम के ऊपर डोमिनेंट देखने को मिलेंगे जीन और दूसरे क्रोमोसोम पे रिसेसिव जीन देखने को मिलेंगे, उसे कहा जाएगा कपलिंग अरेंजमेंट। सेकंड हम बात करते हैं दैट इज ट्रांस अरेंजमेंट, और ट्रांस अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है आफ्टर क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर जब हो गया है उसके बाद जो हमें देखने को मिलता है वो हमें ट्रांस अरेंजमेंट देखने को मिलता है। इस तरह से कैपिटल ए में अब स्मॉल बी देखने को मिल रहा है एंड स्मॉल ए के साथ हमें कैपिटल बी देखने को मिलता है। ये क्रॉसिंग ओवर के बाद के में ही ये कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है, इसे हम रिपल्सिव अरेंजमेंट भी कहते हैं। ये हम आगे डिस्कस करेंगे कपलिंग अरेंजमेंट या रिपल्सिव अरेंजमेंट क्या होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कपलिंग एंड रिपल्शन हाइपोथेसिस, और इस हाइपोथेसिस को दिया था बेटसन एंड पुन्नेट ने इन 1905 में स्वीट पी लेथेरस और एडोरेटस में। स्वीट पी इन्होंने चूज़ किया था जिसमें इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। ये कंसेप्ट जो है लिंकेज का जो कंसेप्ट आया है वो इसी के बाद आया है। तो लिंकेज केम इन द लाइट फ्रॉम द कपलिंग एंड रिपल्शन हाइपोथेसिस ऑफ बेटसन एंड पुन्नेट। तो बेटसन एंड पुन्नेट की जो ये हाइपोथेसिस थी इसी के बाद जो है टी.एच. मॉर्गन ने जो है वो लिंकेज का कंसेप्ट दिया था। पहले हम डिस्कस करते हैं कि कपलिंग एंड रिपल्शन हाइपोथेसिस होता क्या है। इन्होंने चूज़ किया था स्वीट पी। स्वीट पी के इन्होंने दो करैक्टर जो है वो चूज़ किए। फर्स्ट इन्होंने चूज़ किया फ्लावर कलर। फ्लावर कलर में इन्होंने ब्लू जो है वो डोमिनेंट कैपिटल बी से डिनोट किया, रिसेसिव जो है वो रेड लिया, रेड इन्होंने स्मॉल बी से डिनोट किया। एंड पॉलन शेप जो इन्होंने ली लॉन्ग पॉलन जो है डोमिनेंट एल से डिनोट किया एंड राउंड पॉलन को इन्होंने स्मॉल एल से डिनोट किया। तो इस तरह से दो करैक्टर को इन्होंने चूज़ किया था। और टू करैक्टर जो चूज़ किए जाते हैं वो डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है। सिंपली अगर हम बात करें तो डाई हाइब्रिड क्रॉस की रेशो हमें देखने को मिलती है 9:3:3:1, और उसकी फिनोटिपिक रेशो है 9:3:3:1। एंड इसका अगर टेस्ट क्रॉस करवाया जाता है डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस तो उसकी रेशो हमें देखने को मिलती है दैट इज 4:4:4:4। इट इज ऑल्सो इक्वल टू 1:1:1:1। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। टेस्ट क्रॉस डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस की रेशो हमें ये देखने को मिलती है। तो जब इन्होंने ये कपलिंग एक्सपेरिमेंट करवाया, डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाया, तो क्या इन्हें भी ये सेम रिजल्ट इसमें देखने को मिलते हैं, ये हम आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बेटसन एंड पुन्नेट का जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया। फर्स्ट इन्होंने लिया कपलिंग एक्सपेरिमेंट। कपलिंग एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि एक तरफ इन्होंने डोमिनेंट कैरेक्टर लिए और दूसरी तरफ इन्होंने रिसेसिव कैरेक्टर लिए। तो इस एक तरफ इन्होंने डोमिनेंट लिया जिसमें कि ब्लू फ्लावर एंड लॉन्ग पॉलन है, कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल एल कैपिटल एल। एंड दूसरी तरफ इन्होंने रेड फ्लावर लिए जिसमें कि राउंड पॉलन इसके साथ लिए। तो स्मॉल बी स्मॉल एल, इससे इसे डिनोट किया जाता है, जिससे इन्होंने F1 जनरेशन में देखने को मिलता है ब्लू लॉन्ग का मतलब है कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल। और इसका इन्होंने टेस्ट क्रॉस करवाया रिसेसिव पेरेंट के साथ, जो है वो टेस्ट क्रॉस करवाया जाता है। तो टेस्ट क्रॉस जो है वो रिसेसिव पेरेंट के साथ करवाया। तो अगर हम कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल के जीनोटाइप की बात करें तो इसमें हमें 4 टाइप के जीनोटाइप देखने को मिलते हैं। कैपिटल बी कैपिटल एल के साथ जाएगा एंड कैपिटल बी स्मॉल एल के साथ जाएगा, स्मॉल बी कैपिटल एल के साथ जाएगा एंड स्मॉल बी स्मॉल एल के साथ जाएगा। तो इनका जो क्रॉस करवाया है टेस्ट क्रॉस रिसेसिव के साथ है, तो सभी का स्मॉल बी स्मॉल एल के साथ ही रिसेसिव टेस्ट क्रॉस देखने को हमें मिलता है। तो वो करवाया जिससे हमें ये रिजल्ट देखने को मिलता है।
अगर हम डाईहाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो उसमें हमें रेशो जो है वो 9:3:3:1 देखने को मिलती है, और अगर टेस्ट क्रॉस हम करवाते हैं तो उसकी रेशो हमें 1:1:1:1। तो क्या इसमें भी हमें 1:1 देखने को मिल रही है? नहीं, इनको जो रिजल्ट इसमें देखने को मिलता है, ब्लू लॉन्ग जो है इनको 7 देखने को मिलते हैं, एंड जो रेड राउंड हैं वो भी इन्हें 7 देखने को मिलते हैं। ब्लू राउंड एंड रेड लॉन्ग जो हैं वो 1:1 देखने को मिलते हैं। जो इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करवाया, इसकी रेशियो इन्हें 7:1:1:7 देखने को मिलती है। फिर इन्होंने रिपल्शन एक्सपेरिमेंट करवाया। रिपल्शन एक्सपेरिमेंट में इन्होंने एक तरफ जो है वो ब्लू राउंड लिए जिसमें कि कैपिटल बी स्मॉल एल, एंड दूसरी तरफ इन्होंने राउंड लॉन्ग लिए स्मॉल बी कैपिटल एल। इस तरह से रिपल्शन एक्सपेरिमेंट किया जाता है जिसमें कि मिक्स लिए जाते हैं, मतलब कि डोमिनेंट और रिसेसिव साथ में इन्होंने लिए और ये क्रॉस करवाया। F1 जनरेशन में इन्हें भी यहाँ पर ब्लू लॉन्ग ही देखने को मिलते हैं, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल। देन इन्होंने टेस्ट क्रॉस करवाया। टेस्ट क्रॉस जो है वो रिसेसिव पेरेंट के साथ करवाया जाता है, दैट इज स्मॉल बी स्मॉल एल स्मॉल एल। और इसकी अगर हम बात करें तो इसके जो इनको जीनोटाइप देखने को मिलते हैं, कैपिटल बी एक बार कैपिटल एल के साथ जाएगा, कैपिटल बी स्मॉल एल के साथ जाएगा, स्मॉल बी कैपिटल एल के साथ जाएगा, एंड स्मॉल बी स्मॉल एल के साथ जाएगा। और रिसेसिव टेस्ट क्रॉस का जो जीनोटाइप है वो स्मॉल बी स्मॉल एल ही है, तो सभी के साथ स्मॉल बी स्मॉल एल ही जाएगा। इन्हें जो रिजल्ट इस यहाँ देखने को मिलते हैं, इसमें इनको देखने को मिलता है कि जो कैपिटल बी और स्मॉल एल हैं वो भी 7 आ रहे हैं, एंड जो स्मॉल बी कैपिटल एल हैं वो भी 7 आ रहे हैं। तो इनको जो पेरेंट इन्होंने लिए थे इसमें, वही इनको 7 देखने को मिल रहे हैं, और बाकी इनको 1 देखने को मिल रहे हैं। इसका जो रिपल्शन एक्सपेरिमेंट है, इनका जो रेशो आता है 1:7:7:1 आता है, और कपलिंग एक्सपेरिमेंट का रेशो जो इनको देखने को मिलता है दैट इज 7:1:1:7 देखने को मिलता है। तो इस तरह से इन्होंने देखा कि कुछ ना कुछ जो कैरेक्टर्स हैं वो एक दूसरे से पास हो रहे हैं। मतलब कि फर्स्ट इन्होंने जो कपलिंग देखा, ये कैपिटल बी जो है कैपिटल 1 के साथ ही प्रेफर कर रहा है जाना, और स्मॉल बी जो है वो स्मॉल एल के साथ ही प्रेफर कर रहा है जाना। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इनमें है। इन्होंने इसे लिंकेज का नाम तो नहीं दिया था, लेकिन आगे चलकर जो है टीएच मॉर्गन ने सेम इसी तरह से कंसेप्ट जो दिया था उसे उन्होंने लिंकेज का नाम दिया था। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन लिंकेज की। तो लिंकेज का कंसेप्ट जो दिया है, लिंकेज टर्म दिया है टीएच मॉर्गन ने, और इन्होंने एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव किया है टीएच मॉर्गन ने ही लिंकेज को। इन फ्रूट फ्लाई में, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में इन्होंने इसे प्रूव किया था। तो इन्होंने फ्रूट फ्लाई इसलिए चूज किया था क्योंकि इसके जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इसमें देखने को मिलता है, मेल जो होता है वो स्मॉल होता है एंड फीमेल जो होती है वो बिग होती है, और इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो हमें 4 वीक की देखने को मिलती है। 4 वीक की इसकी लाइफ साइकिल होती है, अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ की लाइफ साइकिल होती है, और कैन ईजिली ग्रो इन लैब, और इसे हम ईजिली जो है वो लैब में ग्रो कर सकते हैं। इसलिए इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को फ्रूट फ्लाई पे किया था। जो करेक्टर यहाँ चूज किए थे दैट इज 2 करेक्टर इन्होंने लिए थे, बॉडी कलर एंड आई कलर। बॉडी कलर इन्होंने लिया था ब्राउन बॉडी एंड येलो बॉडी, और आई कलर इन्होंने लिया था रेड आई एंड वाइट आई। तो इसमें रेड आई जो है वो डोमिनेंट है और वाइट आई जो है वो रिसेसिव है, एंड ब्राउन बॉडी जो है वो डोमिनेंट है एंड येलो बॉडी जो है वो रिसेसिव है। इस तरह से इन्होंने 2 करेक्टर जो हैं वो इसमें लिए थे, और ये करेक्टर जो प्रेजेंट होते हैं जीन ऑन एक्स क्रोमोसोम, जो एक्स क्रोमोसोम है उसी के ऊपर ये जीन प्रेजेंट है। इस तरह से हमें ये जीन जो हैं वो देखने को मिलते हैं एक्स क्रोमोसोम पे, और एक्स क्रोमोसोम पे ही ये जीन प्रेजेंट हो तो उन्हें कहा जाता है एक्स लिंक्ड जीन, या इनहेरिटेंस ऑफ एक्स लिंकेज इसे कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेचर में। अगर हम बात करें तो डोमिनेंट एंड मोस्ट जो कॉमन हमें देखने को मिलता है, जो डोमिनेंट करेक्टर होता है या मोस्ट डोमिनेंट करेक्टर है या मोस्ट कॉमन जो हमें देखने को मिलता है उसे कहा जाता है वाइल्ड टाइप। वाइल्ड टाइप को हम डिनोट करते हैं इस तरह से, प्लस साइन अगर हमें देखने को मिलता है तो वो वाइल्ड टाइप के लिए यूज किया जाता है, और जो लेस कॉमन होता है उसे म्यूटेंट टाइप कहा जाता है। और इस केस में जो वाइल्ड टाइप हमें देखने को मिलता है वो डोमिनेंट करेक्टर है। तो डोमिनेंट यहाँ पे हमें ब्राउन बॉडी देखने को मिल रहा है और रेड आई जो है वो डोमिनेंट करेक्टर है, तो ये हमें यहाँ पर वाइल्ड टाइप देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ फ्रूट फ्लाई। इस तरह से इन्होंने जो है एक क्रॉस करवाया, मेल इन्होंने वाइल्ड टाइप लिया है और फीमेल इसमें रिसेसिव ली है। मेल को याद करने के लिए हम ट्रिक भी यूज करते हैं, दैट इज बीबी रे। बीबी रे से याद रखेंगे ब्राउन बॉडी है और रेड आई है, ये है मेल के लिए। तो ब्राउन बॉडी रेड आई जो है वो वाइल्ड टाइप है, वाइल्ड टाइप को हम प्लस से डिनोट करते हैं, तो इस तरह से इनमें हम प्लस डिनोट करेंगे। ये हमने मेल लिया है तो मेल में ये एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो है वो हमें देखने को मिलता है। इस तरह से एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम हमने लिया है, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर हमें ये जीन देखने को मिलते हैं। सेकेंड हमने रिसेसिव लिया है, रिसेसिव जो फीमेल है
उसमें येलो बॉडी एंड वाइट आई लिए है। तो एक्स के ऊपर हमें ये कैरेक्टर देखने को मिलते हैं या जीन प्रेजेंट होते हैं। फीमेल में दोनों ही एक्स होते हैं, तो दोनों के ऊपर ये हमें देखने को मिल रहे हैं। देन इसके बाद गैमेट फॉर्मेशन होती है, एक्स और वाई की जो गैमेट बनते हैं इस तरह से मेल के केस में एक्स एंड वाई बनते हैं और फीमेल के केस में एक्स ही बनते हैं, क्योंकि दोनों सेम हैं और सेम अगर होते हैं तो एक ही गैमेट जो है वो हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट इनमें फर्टिलाइजेशन हमें देखने को मिलती है और F1 जनरेशन में हमें जो देखने को मिलता है, अब ये एक्स जो है इस एक्स के साथ वाई जो है वो क्रॉस होगा, तो हमें एक्स एंड वाई जो मिलते हैं, एक्स एंड वाई जो है वो मेल के लिए देखने को मिलता है और एक्स में हमें y और w है और यहाँ y में कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से x एंड y पे हमें जो YW जीन देखने को मिलती हैं जो डिनोट करती हैं येलो बॉडी एंड वाइट आई को। तो ऑल जो मेल होंगे यहाँ पर दैट इज येलो बॉडी एंड वाइट बॉडी के देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट ये x जो है वो x के साथ क्रॉस करता है, तो इसमें हमें x के ऊपर वाइल्ड टाइप भी देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जो फीमेल प्रोड्यूस होती हैं ऑल फीमेल ब्राउन बॉडी और रेड आई की देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम इसमें F2 जनरेशन जब देखते हैं, जब इनमें फर्दर क्रॉस करवाया जाता है और F2 जनरेशन में हमें क्या देखने को मिलता है। F2 जनरेशन का जो है, अगर हम डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो हमें जो रेशो देखने को मिलनी थी 9:3:1 देखने को मिलती है, लेकिन इसमें हमें जो रेशो देखने को मिलती है वो हमें डिफरेंट देखने को मिलती है। इसका हम क्रॉस इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता है, हम डायरेक्टली इसके जो सिम्बल्स आते हैं वही हम नोट करते हैं। इसमें हमें देखने को मिलते हैं बेबी रे और येलो बॉडी एंड वाइट आई, जैसा जो पेरेंटल करेक्टर है वो हमें मोस्टली देखने को मिलता है। और पेरेंटल करेक्टर इसमें जो है वो 98.7% जो है वो पेरेंटल, ये रेशो जो है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है और ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पेरेंटल टाइप हमें 98.7 देखने को मिल रहे हैं और जो रिकम्बिनेंट इसमें बन रहे हैं, रिकम्बिनेंट बनते हैं क्रॉसिंग ओवर से, तो ये जीन बहुत माइनर हमें रिकम्बिनेंट देखने को मिल रहे हैं, दैट इज 1.3% जो है वो हमें रिकम्बिनेंट या क्रॉसिंग ओवर से जो मिल रहे हैं वो देखने को मिल रहे हैं। मतलब कि इनमें जो ये जीन है ये एक दूसरे से इतने ज़्यादा जुड़े हुए हैं, इतने ज़्यादा लिंक हैं कि हमें पेरेंटल टाइप ही देखने को मिलता है। तो कंक्लूड हम ये करते हैं जो जीन ऑफ बॉडी कलर एंड आई कलर हैं वो लिंक्ड हैं एक दूसरे के साथ, ताकि वो क्रॉसिंग ओवर में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं और वो क्रॉस ही नहीं हो रहे हैं। मतलब कि हमें बहुत ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर यहाँ पर नहीं देखने को मिलती है, बहुत माइनर सी क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलती है। तो इसका मतलब ये है कि ये जीन जो है वो एक दूसरे से लिंक है। इस तरह से इन्होंने टी.एच. मॉर्गन ने लिंकेज का कॉन्सेप्ट दिया था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इन ड्रोसोफिला क्रॉसिंग ओवर अकर इन फीमेल, फीमेल में क्रॉसिंग ओवर हो रही है बट नॉट इन मेल, और मेल में क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही है। तो जीनोटाइप जो फीमेल ड्रोसोफिला का है कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल B स्मॉल b, एंड जीनोटाइप ऑफ मेल ड्रोसोफिला इज कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल B स्मॉल b। लेकिन मेल में जो है वो क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई है तो और फीमेल में जो है क्रॉसिंग ओवर देखने को मिल रही है। अगर क्रॉसिंग ओवर देखने को मिल रही है मतलब कि इसके जो जीनोटाइप बन रहे हैं वो 4 जीनोटाइप बनते हैं। 4 जीनोटाइप इसमें क्या बनेंगे, कैपिटल R कैपिटल B, कैपिटल R स्मॉल b, स्मॉल r कैपिटल B, स्मॉल r स्मॉल b। ऐसे ये 4 जीनोटाइप हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेल की, तो मेल में जो है वो क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही है, तो ये कैपिटल R जो है वो कैपिटल B के साथ ही जाएगा और स्मॉल r जो है वो स्मॉल b के साथ जाना ही प्रेफर करेगा। जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन होता है वही हमें देखने को मिलता है, मतलब कि इसमें हमें 2 ही कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं। तो हाउ मेनी गैमीट्स आर प्रोड्यूस इन द मेल एंड फीमेल रिस्पेक्टिवली, तो मेल एंड फीमेल की अगर हम बात करें तो 4:2 या 2:4 हमें यहाँ देखने को मिलता है। अगर मेल पहले दिया हुआ है तो 2:4 हम इसको कहेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं लिंकेज ग्रुप। लिंकेज ग्रुप का मतलब होता है कि लिंकेज के कितने ग्रुप बने हैं वो निकालने के लिए हम यूज करते हैं फॉर्मूला, दैट इज हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जितने प्रेजेंट हैं क्रोमोसोम हैप्लॉइड नंबर में उन्हें कहा जाता है लिंकेज ग्रुप। और साथ में हम इसको याद रखेंगे, हर बार जो है वो हम हैप्लॉइड से ही नहीं निकालते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम को भी हम लिंकेज ग्रुप कहते हैं। तो जितने डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप होते हैं, जितने डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम होते हैं उन्हें कहा जाता है लिंकेज ग्रुप। फॉर एग्जांपल अनियन की बात करें तो अनियन में हमें 2n = 16 देखने को मिलता है। 2n तो डिप्लॉइड, अगर इसका हैप्लॉइड हम निकालेंगे दैट इज n = 16/2 दैट इज 8 हमें देखने को मिलेगा। तो अनियन में जो 8 जो हैं वो लिंक्ड जीन प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह से पाइजम सेटाइवम की अगर हम बात करें तो इसमें 2n = 14 होता है और लिंक्ड जीन इसमें हमें 7 देखने को मिलते हैं। ह्यूमन फीमेल की बात करें तो ह्यूमन फीमेल में क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, 44 ऑटोसोम होते हैं और 2 हमें XX क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। अब XX क्रोमोसोम जो है वो सेम है, तो सेम से हमें एक ही देखने को मिलेगा। हैप्लॉइड जो है इसका एक ही देखने को मिलेगा, एक ही X होगा। और 44 ऑटोसोम का जो हैप्लॉइड है वो हमें देखने को
मिलेगा 22 ऑटोसोम, इन्हें हम प्लस करेंगे दैट इज 23 इसमें लिंक्ड जीन हमें देखने को मिलते हैं। इस तरह से फीमेल में जो है वो XX क्रोमोसोम सेम होते हैं। लेकिन अगर हम ह्यूमन मेल की बात करें तो मेल में 44 ऑटोसोम होते हैं, लेकिन इसमें X एंड Y हमें देखने को मिलता है, एंड जो X एंड Y हैं वो अलग अलग देखने को मिलते हैं। X एंड Y, तो X से हमें एक क्रोमोसोम एक जीन देखने को मिलेगा एंड Y का भी हमें एक जीन देखने को मिलेगा। और अगर हम इन्हें टोटल करेंगे दैट इज 24 लिंक्ड जीन प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन मेल में। तो जितने डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम होते हैं उन्हें हम टोटल करते हैं। यहाँ पर 44 ऑटोसोम है तो 44 से 22 ऑटोसोम आएंगे। X अलग है तो X से एक X आएगा और Y से एक Y आएगा। तो इस तरह से अगर हम बात करें यहाँ पे लिंक्ड जीन जो हमें देखने को मिलते हैं दैट इज 24। ह्यूमन मेल में हमें 24 देखने को मिलते हैं एंड ह्यूमन फीमेल में हमें 23 लिंक जीन देखने को मिलते हैं। तो इस फॉर्मूले से जो है वो हमें इन्हें निकाल सकते हैं हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम से लिंक जीन को निकाला जा सकता है। इसी तरह से अगर हम क्वेश्चन डिस्कस करें, डीएनए या क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में एंड प्लास्टिड में। तो बैक्टीरिया में 1 सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी 1 सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है एंड प्लास्टिड में भी 1 सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है। तो इनमें एक ही डीएनए प्रेजेंट होता है, तो इन सभी में हमें 1 ही लिंक्ड जीन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टॉपिक दैट इज लिंकेज मैपिंग, या जिसे जीन मैपिंग या जिसे क्रोमोसोम मैपिंग कहा जाता है, उसे हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं, ये कंसेप्ट दिया है TH मॉर्गन ने। तो जीन मैप या लिंकेज मैप का जो कंसेप्ट दिया है वो TH मॉर्गन ने दिया है। और जीन मैपिंग का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन द जीन प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन प्रेजेंट है उनके बीच में कितना डिस्टेंस है उसे कहा जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे A जीन है और B जीन है, तो इन दोनों जीन के बीच के डिस्टेंस को कहा जाता है दैट इज जीन मैप। और इस के लिए जो यूनिट यूज किया जाता है मैप यूनिट या मॉर्गन यूनिट या MU जिसे कहा जाता है, या सेंटी मॉर्गन यूनिट। तो ये ऐसा यूनिट होता है जीन मैपिंग का। अकॉर्डिंग टू स्टुअर्ट वेन, स्टूडेंट है मॉर्गन के, इन्होंने बताया डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन इज इक्वल टू, अगर हमने डिस्टेंस निकालना हो 2 जीन के बीच में, दैट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन द जीन। तो जो फ्रीक्वेंसी हमें उनके बीच में देखने को मिलती है वो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर A एंड B, A और B की जो क्रॉसिंग ओवर की जो हमें पास फ्रीक्वेंसी दी है वो है 10%। तो डिस्टेंस अगर हमने निकालना हो तो डिस्टेंस इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी अगर 10% है दैट इज 10 MU। हम यहाँ मॉर्गन यूनिट यूज करते हैं, डिस्टेंस का जो सिंबल हम यूज करते हैं जीन मैप का वो मॉर्गन यूनिट होता है, तो वो हम यहाँ पुट करेंगे। तो इस तरह से हम जो है वो डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमने फ्रीक्वेंसी निकालना हो, रिकम्बिनेंट निकालना हो, इसे हम फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकम्बिनेंट भी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर भी कहते हैं, या क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। तो इस तरह से कोई भी टर्म जो है वो यूज की जा सकती है, ये सभी एक ही चीज है। अगर हमने फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो उसे निकालने के लिए नंबर ऑफ रिकम्बिनेंट इन F2 जनरेशन, जितने वहां पे रिकम्बिनेंट बनेंगे F2 जनरेशन में, रिकम्बिनेंट का मतलब क्रॉसिंग ओवर जितनी हो रही है, ओवर टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग इनटू 100। तो रिकम्बिनेंट जो बनते हैं मतलब कि जिनमें क्रॉसिंग ओवर हुए, नॉन पेरेंटल जो हमें देखने को मिलते हैं, उन्हें कहा जाता है रिकम्बिनेंट। तो नंबर ऑफ रिकम्बिनेंट ओवर टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग इनटू 100 से हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। और अगर हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं तो डिस्टेंस बिटवीन द जीन भी हमें ऑब्वियसली पता लग जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इफ A एंड B जीन आर लिंक्ड एंड क्रॉस बिटवीन द वाइल्ड टाइप एंड रिसेसिव टाइप जीनोटाइप इन F2 जनरेशन, आउट ऑफ 1000 ऑफस्प्रिंग 700 आर पेरेंटल टाइप। इन्होंने बात की कि A और B जीन जो है वो लिंक्ड है, उनमें क्रॉसिंग हमें देखने को मिल रही है और क्रॉस करवाया जा रहा है वाइल्ड एंड रिसेसिव टाइप जीनोटाइप के साथ। F2 जनरेशन में हमें 1000 ऑफस्प्रिंग मिलते हैं जिनमें कि 700 जो है वो पेरेंटल टाइप है। तो अगर 700 जो है पेरेंटल टाइप है तो जो बाकी बचेंगे वो हमें क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलेगी। उनमें नॉन पेरेंटल जो है वो हमें माइनस, मतलब कि हमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम निकाल सकते हैं दैट इज 300 जो है वो हमें यहाँ पे नॉन पेरेंटल या रिकम्बिनेंट देखने को मिलते हैं। तो इससे हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ रिकम्बिनेंट ओवर टोटल ऑफस्प्रिंग इनटू 100 करेंगे, 300 अपॉन 1000 इनटू 100 दैट इज 30%। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गया। अगर फ्रीक्वेंसी हमें पता लग गया है तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू डिस्टेंस के इक्विवेलेंट है दैट इज 30 MU हम इसमें निकाल सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, इन क्रॉस बिटवीन द प्लांट हैविंग कलर फ्लावर एंड फुल ग्रेन विद कलरलेस फ्लावर एंड एम्प्टी ग्रेन। इस तरह से क्रॉस करवाया जाता है 2 प्लांट के बीच में जिनमें कि ऑफस्प्रिंग हमें देखने को मिलते हैं F2 जनरेशन में। फर्स्ट हमें देखने को मिलते हैं कलर एंड फुल फ्लावर, कलर एंड एम्प्टी ग्रेन, कलरलेस एंड फुल ग्रेन,
कलरलेस एंड एम्प्टी ग्रेन, इनका हमें दिया हुआ है रेशियो कि इतने इतने हमें ये देखने को मिलते हैं। इफ़ द जीन कलर एंड ग्रेन साइज इज लिंक्ड, जो कलर हमने लिया है और ग्रेन लिया है वो अगर लिंक्ड है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन, तो डिस्टेंस कितना होगा दो जीन के बीच में। तो हमने देखा है कि अगर उनमें लिंक जीन प्रेजेंट है तो पेरेंटल टाइप जो है वो हमें मैक्सिमम देखने को मिलेंगे। तो 450 और 450 जो हमें देखने को मिल रहे हैं ये तो पेरेंटल टाइप है। तो क्रॉसिंग ओवर जो है वो इन्हीं में देखने को मिलती है, डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं इसको। तो क्रॉसिंग ओवर जो है वो इन दोनों में देखने को मिल रही है, तो ये हमारे पास रिकम्बिनेंट है। तो रिकम्बिनेंट हमारे पास है 100 अपॉन 1000 इन मल्टीप्लाई 100, अगर हम इसको कट करेंगे तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो हमारे पास 10 mu जो है वो डिस्टेंस आएगा दो जीन के बीच में। जितना उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, ये हमने फ्रीक्वेंसी निकाला, फ्रीक्वेंसी से ही हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस हमारे पास 10 m यूनिट या मॉर्गन यूनिट देखने को मिलता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है इससे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास जीन दी गए हैं, ए एंड बी जीन जो है वो लिंक्ड जीन है और उनका हमने डिस्टेंस निकालना है, जिसमें कि हमारे पास इस तरह से प्लस प्लस ट्रेन दिया है वो 50 है, +1 AB दिया है वो 5 है, कैपिटल AB कैपिटल B स्मॉल AB दिया है दैट इज 5, स्मॉल a एंड स्मॉल b दिया है 40। तो इसमें अगर हमने निकालनी हो तो ये जो मैक्सिमम हमें देखने को मिल रहा है ये तो पेरेंटल टाइप है। देन इसके बाद ये जो दिया हुआ है ये हमारे पास रिकम्बिनेंट है। तो नंबर ऑफ रिकम्बिनेंट ओवर 100 इंटू 100 करके टोटल जो है ये हमारे पास 100 है, ओवर टोटल ऑफ स्प्रिंग इंटू 100 करके जो है वो हम इनको निकाल सकते हैं, दैट इज 10%। तो डिस्टेंस भी हमारे पास 10 mu देखने को मिलता है। और इसमें जो है इस तरह अरेंजमेंट के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अरेंजमेंट ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के ऊपर जो है वो जीन का अरेंजमेंट इस तरह से बताया है। ए और बी जीन की जो फ्रीक्वेंसी दी है वो 20% है, ए एंड सी का जो है वो 30% है, बी एंड सी का 10% दिया है। तो हमने अरेंजमेंट निकालना है। तो अरेंजमेंट निकालने के लिए फॉर एग्जाम्पल ए और बी हमारे पास दिया है, तो ए और बी हमारे पास कितना दिया है 20 दिया है, और बी और सी हमारे पास कितना दिया है 10 दिया है, एंड ए और सी हमारे पास कितना दिया है 30 दिया। तो ये इस तरह से हमारे पास अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है, जिसमें कि या तो ए बी सी अरेंजमेंट हमें देखने को मिल रहा है या सी बी ए अरेंजमेंट हमें देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से ये अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इज सेक्स लिंकेज या इसे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहा जाता है। तो सेक्स जो क्रोमोसोम होते हैं, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम होते हैं, उनमें अगर लिंकेज उन पे लिंकेज देखी जाती है तो उसे कहा जाता है सेक्स लिंक लिंकेज या सेक्स लिंकेज कहा जाता है। तो एक्स क्रोमोसोम पे भी हमें देखने को मिलती है, उसे कहा जाता है एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। अगर वाई क्रोमोसोम पे देखी जाती है तो उसे कहा जाता है वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। एंड एक्स एंड वाई दोनों क्रोमोसोम के ऊपर होती है तो उसे कहा जाता है एक्स वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस एक्स क्रोमोसोम पे हमें देखने को मिलती है, और एक्स क्रोमोसोम की अगर हम बात करें तो इसमें हमें रीजन देखने को मिलता है, एंड पे हमें देखने को मिलता है PAR, जिसे स्यूडो ऑटोसोमल रीजन कहा जाता है। एंड इन दोनों के बीच का जो रीजन होता है उसे कहा जाता है डिफरेंशियल रीजन। इस डिफरेंशियल रीजन में प्रेजेंट होते हैं जो जीन, उन जीन्स को कहा जाता है एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। The genes present on differential region of X chromosome are called as X-linked inheritance. इसी तरह से Y क्रोमोसोम में भी हमें देखने को मिलता है ये डिफरेंशियल रीजन, और Y क्रोमोसोम के ऊपर जब डिफरेंशियल रीजन होता है तो उसे Y लिंक्ड इनहेरिटेंस कहा जाता है। और इसी तरह से XY की बात करें तो XY में PAR रीजन तो दोनों में डिफरेंट होते हैं, लेकिन इसमें जो डिफरेंशियल रीजन होता है वो दोनों में सेम होता है, और इसके डिफरेंशियल रीजन को कहा जाता है एक्स वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। और अगर हम इनके डिजीज की बात करें तो फर्स्ट हम डिजीज बात करते हैं वाई लिंक्ड में। तो वाई लिंक्ड में हम डिजीज देखते हैं दैट इज हेरी आई हमें देखने को मिलता है, एंड TDF देखने को मिलता है। इसी तरह से एक्स वाई में हमें देखने को मिलती है टोटल कलर ब्लाइंडनेस, नेफ्राइटिस एंड एक्सोडर्मा। एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की डिजीज की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को। एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस जो है वो हमें दो तरह की देखने को मिलती है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव एंड एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। एक्स लिंक्ड रिसेसिव का मतलब है कि अगर एक्स क्रोमोसोम के ऊपर रिसेसिव जीन जो है वो प्रेजेंट हैं, रिसेसिव फॉर एग्जांपल हम ए की बात करते हैं, ए जो है वो रिसेसिव है, तो क्रोमोसोम एक्स के ऊपर अगर हमें इस तरह से ये रिसेसिव जीन देखने को मिलते हैं तो उन्हें कहा जाता है एक्स लिंक्ड रिसेसिव। मेल की बात करें तो उसमें एक्स एंड वाई होते हैं, तो एक्स के ऊपर ही ये रिसेसिव करेक्टर अगर होता है तो उसमें डिजीज हमें देखने को मिलती है। फीमेल की बात करें तो फीमेल में दो हमें एक्स देखने को मिलते हैं, अगर एक ही एक्स पे रिसेसिव करेक्टर हो तो उसे कैरियर कहा जाता है, और अगर ये दोनों एक्स के ऊपर अगर हमें देखने को मिलते हैं रिसेसिव तो हमें ये डिजीज देखने को मिलती है।
तो इस तरह से एक्स लिंक्ड रिसेसिव फीमेल के केस में हमें कैरियर जो है वो भी देखने को मिलता है, एंड डिजीज जो है अगर दोनों क्रोमोसोम के ऊपर रिसेसिव कैरेक्टर होगा तभी डिजीज देखने को मिलेगी। एंड मेल के केस में एक पे रिसेसिव अगर एक में ही प्रेजेंट है तब भी डिजीज जो है वो मेल में होती है। और एक्स लिंक्ड रिसेसिव की एग्जाम्पल हैं कलर ब्लाइंडनेस, हेमोफीलिया, G6PD डेफिशिएंसी, डचन्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये है एक्स लिंक्ड रिसेसिव के डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का मतलब है कि अगर एक्स पे डोमिनेंट अगर हमें देखने को मिलता है तो उसे कहा जाता है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। फॉर एग्जांपल इस तरह से अगर हम देखें एक्स के ऊपर हमें मेल की अगर हम बात करें तो मेल में एक्स एंड वाई होता है, तो एक्स पे अगर एक भी डोमिनेंट होगा तो ये डिजीज जो है वो मेल में देखने को मिलती है। और अगर हम फीमेल की बात करें और फीमेल में भी अगर एक में भी अगर हमें डोमिनेंट देखने को मिलता है तब भी हमें ये डिजीज फीमेल में भी देखने को मिलती है। और इसके एग्जाम्पल हैं सीडो रिकेट्स, वेबिंग ऑफ टो, डिफेक्टिव एनामल ऑफ टूथ। तो ये हैं एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के एग्जाम्पल। सबसे पहले हम एक्स लिंक्ड रिसेसिव के ही डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव के डिसऑर्डर या इसे हम सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर भी कहते हैं। फर्स्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे हेमोफीलिया। हेमोफीलिया को कहा जाता है रॉयल डिजीज, इसे ब्लीडर्स डिजीज या क्रिसमस डिजीज ऑफ ब्लड इसे कहा जाता है। इसमें ब्लड क्लॉटिंग जो है वो उसका टाइम जो है डिले हो जाता है। डिले होने का मतलब ये है कि नॉर्मली अगर किसी इंसान में ब्लड क्लॉटिंग जो है वो 1-2 सेकंड के बाद जो है वो ब्लड क्लॉट जो है वो रुक जाता है, मतलब कि अगर ब्लड बहना है वो बहता हुआ ब्लड जो है वो रुक जाता है। लेकिन हेमोफीलिया वाले पर्सन में ब्लड क्लॉट जो है वो बहुत देर के बाद बनते हैं, मतलब कि उनका जो ब्लड है वो बहुत ज़्यादा फ्लो कर जाता है या बह जाता है, देन उसके बाद उसमें हमें ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड का रुकना जो है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट इसमें डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर जो देखने को मिलता है हेमोफीलिया की डिजीज में दो हमें देखने को मिलते हैं क्लॉटिंग फैक्टर जो उसमें डेफिशिएंट होते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर जो 8 होता है वो भी हमें देखने को मिलता है, मतलब इसकी डेफिशिएंसी अगर होती है तो हेमोफीलिया ए होता है या टाइप ए हेमोफीलिया डिजीज जो है वो देखने को मिलती है अगर क्लॉटिंग फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होती है। अगर क्लॉटिंग फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी होती है तो हमें हेमोफीलिया बी देखने को मिलता है, इसे टाइप बी कहा जाता है। या क्रिसमस डिजीज जो है वो हेमोफीलिया बी टाइप क्लॉटिंग फैक्टर 9 को कहा जाता है। ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 9 क्रिसमस डिजीज या हेमोफीलिया बी टाइप बी डिजीज देखने को मिलती है। इसे रॉयल डिजीज इसलिए कहा जाता है, रॉयल डिजीज फर्स्ट इसे पेडिग्री वॉज प्रिपेयर्ड बाय हेल्डेन ने इसका पेडिग्री प्रिपेयर किया था फ्रॉम द रॉयल फैमिली ऑफ यूरोप। क्वीन विक्टोरिया की जो पेडिग्री है, पेडिग्री का मतलब है कि मतलब वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन देन नेक्स्ट जनरेशन, जो पेडिग्री एनालिसिस किया था वो हेल्डेन ने किया था रॉयल फैमिली का। क्वीन विक्टोरिया को ये डिजीज़ हुई थी, देन इसीलिए इस डिजीज़ को रॉयल डिजीज़ भी कहा जाता है। अगर हम इसी में क्वेश्चन डिस्कस करें, फर्स्ट हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है फीमेल अगर कैरियर है हेमोफीलिया की और वो मैरी करती है डिजीज्ड मैन के साथ, अगर मेल मतलब कि फीमेल कैरियर है, कैरियर होने का मतलब है कि उसके एक ही एक्स में हमें हेमोफीलिया देखने को मिल रहा है, इस तरह से फीमेल जो है वो कैरियर है और मेल जो है वो डिजीज़ है, तो मेल के भी एक्स में ही हमें डिजीज़ देखने को मिलेगी, इस तरह से मेल में डिजीज़ है। तो नेक्स्ट जो इनके ऑफस्प्रिंग हमें देखने को मिलेंगे उन ऑफस्प्रिंग में क्या देखने को मिलेगा। फर्स्ट हम देखते हैं जो इसमें फीमेल हमें देखने को मिल रही है, एक इसमें डिजीज़ वाली फीमेल है और एक इसमें कैरियर है, और जो मेल इसमें देखने को मिलेंगे एक इसमें डिजीज़ वाला मेल होगा और एक जो है वो नॉर्मल है। तो क्वेश्चन अगर हमसे पूछा जाएगा परसेंटेज ऑफ ऑफस्प्रिंग, तो ऑफस्प्रिंग की अगर हम परसेंटेज बताएं तो 25% जो है वो कैरियर हमें देखने को मिलते हैं। कैरियर का मतलब है कि इनमें जो है कैरियर जो है वो हमें एक ही देखने को मिल रहा है, 3 जो है वो दो नॉर्मल दो डिजीज वाले हैं, एक नॉर्मल है और एक ही कैरियर है। तो परसेंटेज ऑफ ऑफस्प्रिंग कैरियर की अगर परसेंटेज निकालें तो 25% इसमें कैरियर है। मेल नॉर्मल की अगर बात करें तो मेल की अगर बात करें तो मेल में हम दोनों मेल में अगर 100% है जिसमें कि एक को डिजीज़ है और एक नॉर्मल है, तो 50% मेल जो हैं वो नॉर्मल माने जाते हैं। और अगर क्वेश्चन आता है परसेंटेज ऑफ ऑफस्प्रिंग नॉर्मल, ऑफस्प्रिंग अगर नॉर्मल पूछे तो टोटल जो ऑफस्प्रिंग है उनमें नॉर्मल कितने हैं, दैट इज़ हमें एक ही नॉर्मल देखने को मिल रहा है 4 ऑफस्प्रिंग में, दैट इज़ 25% जो है वो नॉर्मल देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट इसमें अगर क्वेश्चन पूछा जाता है परसेंटेज ऑफ ऑफस्प्रिंग हेमोफीलिया, ऑफस्प्रिंग में हम सभी बच्चों को इसमें इंक्लूड करते हैं, तो हेमोफीलिया जो है वो कितने को है, 2 को हेमोफीलिया डिजीज़ हमें देखने को मिल रही है, तो इसका मतलब 50% को जो है वो हेमोफीलिया है। परसेंटेज ऑफ मेल चिल्ड्रन हेमोफीलिया, अगर मेल का ही स्पेसिफिक पूछा गया है तो मेल हमारे पास 2 ही हैं और 2 में भी एक को डिजीज है, तो मतलब 50% को जो है वो मेल में
डिजीज़ है। और अगर चाइल्ड में पूछा जाए कि हेमोफीलिया कितने चाइल्ड को है, तो 2 चाइल्ड को हेमोफीलिया है। 2 चाइल्ड को हेमोफीलिया का मतलब है कि एक टोटल में से 50% को जो है वो हेमोफीलिया। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है वो इसमें पुट किए जाते हैं। डिजीज़ ये हमने डिस्कस की है कि मेल में ये एक्स में हमें देखने को मिलता है, और फीमेल में अगर एक ही एक्स पे हो तो उसे कैरियर कहा जाता है, और अगर ये दोनों एक्स पे हमें देखने को मिले तो उसे हम डिजीज़ कहते हैं। तो इस तरह से डिजीज़ अगर ये दोनों में हमें देखने को मिलेगी तभी हम इसे डिजीज़ कहते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस जो है वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें इनएबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट कलर, तो जो पर्सन होता है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है कलर में ड्यू टू डिफेक्ट इन कोन सेल। उनके जो कोन सेल्स होते हैं उनमें डिफेक्ट हमें देखने को मिलता है। फर्स्टली हम अगर बात करें फोटो रिसेप्टर की, तो फोटो रिसेप्टर जो है वो रेटिना पे हमें देखने को मिलते हैं। 2 तरह के फोटो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स। ये जो रॉड सेल्स होते हैं ये स्कोटॉपिक होते हैं, ट्यूलाइट विजन के लिए होते हैं, मतलब रात के लिए ये देखने को मिलते हैं। एंड जो कोन सेल्स होते हैं ये फोटॉपिक होती हैं, ये हमें कलर को देखने में या कलर्ड विजन को देखने में हेल्प करते हैं। तो अगर ये कोन सेल में डिफेक्ट हमें देखने को मिलता है तो उसमें कलर ब्लाइंडनेस होती है उस पर्सन में। प्राइमरी अगर हम कलर की बात करें तो रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर हमें देखने को मिलता है। कोन सेल्स की अगर हम बात करें तो 3 तरह के कोन सेल्स होते हैं, रेड कोन, ग्रीन कोन एंड ब्लू कोन। अब ये जो रेड कोन होते हैं इन्हें इरिथ्रोसिन कहा जाता है, ये रेड कलर के लिए देखने में हेल्प करते हैं। ग्रीन कोन जो होते हैं उसे क्लोरोप्सिन कहा जाता है, ये ग्रीन कलर को देखने में हेल्प करते हैं। ब्लू कोन को साइनोप्सिन कहा जाता है, और ब्लू कलर जो है ये देखने में हेल्प करते हैं। अगर इन कलर की जो है वो सेंसिटिविटी हो जाती है तो मतलब कि पर्सन को अगर ये सेंसिटिव हैं, ये कलर नहीं दिखाई देते हैं, तो उसको जो है वो वाइट कलर ही दिखाई देगा। तो सेंसिटिव अगर इन कलर से अगर पर्सन होता है तो उन्हें वाइट कलर ही देखने को मिलता है। इस तरह से ये कलर ब्लाइंडनेस के डिसऑर्डर हमें देखने को मिलते हैं। कलर ब्लाइंडनेस हमने डिस्कस किया, रेड कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है, ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है एंड ब्लू कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है। जो रेड कलर ब्लाइंडनेस होती है, डिफेक्ट जो है वो रेड कोन सेल्स में अगर डिफेक्ट है तभी हमें वो देखने को मिलती है, और उसे कहा जाता है डैल्टोनिज्म या प्रोटोनोपिया इसे कहा जाता है। इसी तरह से अगर डिफेक्ट जो है वो ग्रीन कलर में हमें देखने को मिलता है तो वो डिफेक्ट हमारे ग्रीन कोन सेल्स में डिफेक्ट है, और इसे कहा जाता है ड्यूटेरोनोमी इसे कहा जाता है। अगर ब्लू कलर में ब्लाइंडनेस हो, पर्सन में डिफेक्ट जो है वो ब्लू कलर का हो, तो उसे कहा जाता है ट्रायंटोनपिया इसे कहा जाता है, उसे कहा जाता है इशिहारा चार्ट इसे कहा जाता है। चार्ट टू टेस्ट द कलर ब्लाइंडनेस, तो कलर ब्लाइंडनेस को टेस्ट करने के लिए ये चार्ट जो है वो यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अ नॉर्मल फीमेल हुज फादर वॉज कलर ब्लाइंड। तो फादर जो है वो कलर ब्लाइंड है, गर्ल जो है वो नॉर्मल मतलब कि नॉर्मल फीमेल है, उन्हें कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, फादर को कलर ब्लाइंडनेस जो है इसके थी, और उस लड़की की शादी जो है वो कलर ब्लाइंड मैन के साथ हो जाती है। तो ऑफस्प्रिंग हमें कैसे देखने को मिलेंगे, ये सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम फादर की अगर हम बात करें तो फादर अगर कलर ब्लाइंड है तो इसके एक्स में हमें कलर ब्लाइंडनेस देखने को मिलेगी, और इसकी शादी जो है वो नॉर्मल मतलब मदर जो है वो नॉर्मल थी। तो फादर से अगर मदर नॉर्मल है तो जो बच्चे होते हैं उसमें फीमेल जो चाइल्ड होते हैं वो कैरियर होते हैं, मतलब उनमें कैरियर जीन तो होती है लेकिन ये कलर ब्लाइंडनेस जो है इनमें नहीं देखने को मिलती है। एंड जो इसके जो बॉय देखने को मिलेंगे मतलब मेल देखने को मिलेंगे वो नॉर्मल देखने को मिलेंगे। तो मतलब कि जो फीमेल नॉर्मल हमें देखने को मिल रही है वो कैरियर है। तो फीमेल कैसी है, इसमें कैरियर हमें फीमेल देखने को मिल रही है। और अगर कैरियर फीमेल है, इस तरह से कैरियर फीमेल को हम डिनोट करते हैं जिसमें एक ही एक्स पे हमें कलर ब्लाइंडनेस देखने को मिल रही है। और जो मेल है, मेल जो है वो कलर ब्लाइंड है। कलर ब्लाइंड मतलब कि मेल के भी एक्स में हमें कलर ब्लाइंडनेस जीन देखने को मिलते हैं। देन इसके जो चाइल्ड हमें आगे देखने को मिलेंगे जिसमें कि एक फीमेल जो है डिजीज देखने को मिलेगी और एक जो है वो कैरियर देखने को मिलेगी। और जो मेल है, एक इसमें मेल जो है वो डिजीज वाला होगा, नॉर्मल देखने को मिला। मेल में हम कैरियर नहीं यूज करते हैं, मेल जो है हमें नॉर्मल देखने को मिलेगा। तो इस तरह के ऑफस्प्रिंग जो है इनमें हमें देखने को मिलेंगे। हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, अ फीमेल हुज मदर वॉज कलर ब्लाइंड मैरी अ मैन हुज फादर वॉज कलर ब्लाइंड। तो उनके ऑफस्प्रिंग कैसे हमें देखने को मिलेंगे। तो अगर मदर कलर ब्लाइंड है तो मतलब कि दोनों एक्स जीन पे हमें कलर ब्लाइंडनेस देखने को मिलेगी। और अगर इनके जो चिल्ड्रन हमें देखने को मिलेंगे, ऑफस्प्रिंग देखने को मिलेंगे, फीमेल तो कैरियर होगी और जो मेल देखने को मिलेंगे वो डिजीज वाले ही देखने को मिलेंगे। इस तरह से इस क्रॉस को किया जाता है। नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि अगर वो जो मैन है उसके फादर
कलर ब्लाइंड थे। तो ये हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है। अगर फादर कलर ब्लाइंड होंगे तो मेल जो है वो नॉर्मल ही देखने को मिलेंगे। तो नॉर्मल इसमें हमें मेल देखने को मिलेगा और कैरियर इसमें हमें फीमेल देखने को मिलेगी। तो कैरियर फीमेल और नॉर्मल मेल में जब क्रॉस करवाया जाता है तो उसमें हमें एक इसमें कैरियर फीमेल देखने को मिलती है और एक हमें नॉर्मल देखने को मिलती है। एक हमें इसमें डिजीज मेल देखने को मिलता है और एक हमें नॉर्मल मेल देखने को मिलता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो कलर ब्लाइंडनेस से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जिसे वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस कहा जाता है। वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस को होलेंड्रिक कहा जाता है और इसके एग्जाम्पल हैं हाइपरट्राइकोसिस, जिसे हेरी ईयर कहा जाता है, मतलब कि कान में जो है वो बाल देखने को मिलते हैं। वाई लिंक का मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ मेल में ही हमें देखने को मिलती है, क्योंकि फीमेल में वाई क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट ही नहीं होता है। तो ये डिजीज जो है हेरी ईयर जो है, जिसे हाइपरट्राइकोसिस कहा जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ मेल में ही देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज TDF, टेस्टिस डिफर्मिंग फैक्टर जीन, SRY जीन, ये भी हमें सिर्फ और सिर्फ वाई क्रोमोसोम में ही ये डिजीज देखने को मिलती है, क्योंकि फीमेल में वाई क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट ही नहीं होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के अनदर टाइप। फर्स्ट इज द क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, और क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस दिया था TH मॉर्गन ने। ट्रांसफर ऑफ करेक्टर फ्रॉम फादर एंड मदर टू देयर ऑफस्प्रिंग इन अपोजिट सेक्स। इसका मतलब ये है कि फादर से जो करेक्टर्स हैं वो डॉटर में जाते हैं और मदर से जो करेक्टर्स हैं वो सन में जाते हैं। तो ये भी हमें दो तरह के देखने को मिलता है। अगर फादर से डॉटर में जाते हैं और डॉटर से फिर ग्रैंड सन में जाते हैं, इस तरह से अपोजिट सेक्स में जाते हैं, तो फादर से अगर डॉटर में जाते हैं तो उसे कहा जाता है डाइजेनिक टाइप। इसी तरह से डायंड्री का मतलब होता है मदर से सन में एंड सन से ग्रैंड डॉटर में। तो इस तरह से ट्रांसफर ऑफ करेक्टर जो है अपोजिट सेक्स में होता है, उसे कहा जाता है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। सेकंड हम बात करते हैं नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ट्रांसफर ऑफ करेक्टर फ्रॉम फादर एंड मदर टू देयर ऑफस्प्रिंग इन सेम सेक्स। इसमें अगर हम फर्दर टाइप की बात करें तो इसमें हमें देखने को मिलता है फोलेंड्रिक, जिसमें फादर से सन में जाएगा, सन से ग्रैंड सन में जाएगा, मतलब सेम सेक्स में ही अगर ट्रांसफर होता है तो उसे नॉन क्रिस क्रॉस कहा जाता है। इसमें फर्स्ट टाइप है होलेंड्रिक। होलेंड्रिक का मतलब है फादर से सन में एंड सन से ग्रैंड सन में। और होलोगाइनिक का मतलब है मदर से डॉटर में और डॉटर से ग्रैंड डॉटर में जाता है, तो उसे कहा जाता है होलोगाइनिक। तो इस तरह से क्रिस क्रॉस एंड नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सेक्स लिमिटेड ट्रेड। सेक्स लिमिटेड ट्रेड का मतलब होता है करेक्टर्स लिमिटेड टू ओनली वन सेक्स, ऐसे करेक्टर्स जो सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही सेक्स में देखने को मिलते हैं। जीन ऑफ करेक्टर प्रेजेंट इन बोथ सेक्स, करेक्टर्स जो है वो दोनों सेक्स में प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि ऑटोसोम जो हमें ह्यूमन की बात करें तो 44 ह्यूमन में ऑटोसोम प्रेजेंट होते हैं एंड 2 जो हैं वो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। फीमेल में हमें XX क्रोमोसोम देखने को मिलता है और मेल में हमें XY देखने को मिलता है। तो अभी तक हमने X एंड Y क्रोमोसोम के बारे में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट अभी हम ऑटोसोम के बारे में डिस्कस कर। तो 44 जो ऑटोसोम होते हैं ये मेल में भी प्रेजेंट होते हैं एंड फीमेल में भी प्रेजेंट होते हैं। तो जीन्स ऑफ करेक्टर प्रेजेंट इन बोथ सेक्स, ऑटोसोम जो है वो मेल में एंड फीमेल में दोनों में प्रेजेंट है, बट एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सेक्स हार्मोन। लेकिन इनके जो जीन के एक्सप्रेशन होते हैं वो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं सेक्स हार्मोन, एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन। एंड्रोजन मेल में होता है एंड एस्ट्रोजन जो है वो फीमेल में होता है। तो इन्हीं से ये इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। अगर इनका लेवल बढ़ता है तो उनमें वो करेक्टर हमें फिर देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बियर्ड ग्रोथ की बात करें तो बियर्ड जो है, दाढ़ी जो है वो हमें मेल में ही देखने को मिलती है, क्योंकि इसके जो जीन होते हैं ऑटोसोम पे प्रेजेंट होते हैं मेल के। एंड फीमेल में भी कुछ फीमेल्स में भी देखने को मिलती है, क्योंकि फीमेल में भी ये जीन्स प्रेजेंट होते हैं, बट मोस्टली जो एक्सप्रेशन ऑफ जीन होता है वो अंडर कंट्रोल ऑफ टेस्टोस्टेरोन होता है। अगर ये टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है वो अगर फीमेल में भी बढ़ जाता है तब हमें फीमेल में भी हमें देखने को मिलती है बियर्ड। अदरवाइज जो है वो टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है वो मेल में ही इंक्रीज करता है, इसलिए बियर्ड की ग्रोथ जो है वो हमें मेल में ही देखने को मिलती है। सेकेंड हम बात करते हैं सेक्सुअल कैरेक्टर्स ऑफ मेल एंड फीमेल। ड्यू टू एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन की वजह से ही हमें देखने को मिलता है। मिल्क प्रोडक्शन या एग प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ये भी सेक्स लिमिटेड ट्रेड होते हैं, ये हमें एक ही सेक्स में देखने को मिलते हैं। ड्यू टू एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन के लेवल की वजह से ही ये देखने को मिलते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज टॉपिक। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।